श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे अगले लेसन में। और आज हम पढ़ेंगे हिमनद तथा हिमानीकृत स्थल आकृतियां, ग्लेशियल लैंडस्केप्स। हिमनद ग्लेशियर द्वारा उत्पन्न की हुई स्थल आकृतियां के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हिमनद बनते कैसे हैं। देखिए, जब पहाड़ों में या कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में जब हिमपात होता है, बर्फबारी होती है और वो बर्फ स्नो लाइन हिमरेखा से ऊपर होती है तो कम पिघलती है लेकिन एकत्रित होती रहती है, और वो ढलान जो पर्वतों की ढलान होती है उस पे एकत्रित होके गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू होती है। पहली बात। दूसरी बात, हर साल की जो हिमपात है वो इकट्ठा होती रहती है और उसके वजन से वो ठोस होती रहती है, सॉलिडिफाई करती रहती है और बहुत डेंस हो जाती है। उसका जो संघनन है वो बहुत बढ़ जाता है और वो पत्थर की तरह बन जाती है। फिर वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू करती है। उस खिसकती हुई बर्फ को हम हिमनद कहते हैं, बर्फ की नदी जो जमी हुई है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये अपरदन का सबसे शक्तिशाली कारक है। हालांकि ये बहुत कम क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन ये अपरदन का सबसे शक्तिशाली कारक है। हिमनद दो प्रकार के होते हैं। एक तो पर्वतीय या घाटी हिमनद जो पर्वतों में पाए जाते हैं, और दूसरे हिमटोपी या हिमचादर, आइस शीट्स, वैली ग्लेशियर्स और आइस शीट्स। वैली ग्लेशियर्स जो घाटियों में पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय में द्रांगद्रुंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ये सब पर्वतों में पाए जाते हैं। और नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण जब बर्फ नीचे की तरफ मूव करती है तो ये हिम की नदियां नीचे आती हैं। लेकिन अगर आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के आसपास देखें, जहां अंटार्कटिका है या ग्रीनलैंड है, वहां पे आप देखेंगे कि क्योंकि वहां इतनी ठंड होती है और वो बर्फ एकत्रित होता रहती है, हिम एकत्रित होती रहती है, और उसकी बहुत विशाल हिम चद्दर या हिम टोपियां, जिन्हें हम आइस कैप्स कहते हैं, वो बनी हुई हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि आइस एज, हिमयुग, पृथ्वी की हिस्ट्री में 5 हिमयुग आए हैं, और उसमें क्या होता है, जो वातावरण है वो बहुत शीत हो जाता है। जो इसके कारण जो ये हिम चद्दरें हैं या हिम टोपियां हैं, ये करीब 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक फैल गई थी, और फिर जैसे जैसे तापमान बढ़े ये पिघल गई। जो उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका के पास जो हिम चद्दरें हैं, ये इन्हीं हिमकाल या हिम युग के अवशेष हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2 तरह के होते हैं। एक जो पर्वतों में, घाटियों में मिलते हैं, जिनको हम पर्वतीय या घाटी हिमनद कहते हैं, और दूसरे हैं हिमटोपी या हिमचद्दर, जिनको हम आइस कैप्स या आइस शीट्स कहते हैं, शीट ग्लेशियर कहते हैं। अब वैली ग्लेशियर, यहां देखिए, ये
द्रांगद्रुंग ग्लेशियर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक पहाड़ है और ये दूसरी श्रृंखला है। इसके बीच में घाटी में ये एक हिमनद है, एक दरिया है जमी हुई बर्फ का, और ये बहुत आहिस्ता 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक एक दिन में आगे बढ़ता है। कई ऐसे हिमनद हैं जिनकी 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन से भी कम की गति है, लेकिन ये बर्फ की नदी सर्टनली गतिशील है, ये मूव करती है, ये स्टैटिक नहीं है, ये एक जगह पे रुकी हुई नहीं है, ये आगे की तरफ चलती रहती है और ढलान से नीचे उतरती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इस घाटी की ढलान है वो ऐसे है और हिमनद नीचे की तरफ आ। अब पर्वतों के ऊपर जहां पे बर्फबारी से बर्फ एकत्रित होती है उसे संचय क्षेत्र कहा जाता है, और जहां ये ग्लेशियर देखिए आप हिम रेखा से नीचे पहुंच जाता है, ग्लेशियर हवा में नहीं उड़ जाता, वो पिघल जाता है, और जब वो पिघलता है तो उसका पानी बनता है, वहां से एक दरिया का निर्माण होता है, वो एक दरिया का स्रोत बनता है। जैसे गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर पिघलता है और वहां से भागीरथी का स्रोत है, वो वहां से भागीरथी इस जगह को अपक्षरण क्षेत्र कहते हैं, रीजन ऑफ मेल्टिंग। ऊपर वाले को इकट्ठा होने वाले क्षेत्र को संचय क्षेत्र कहते हैं, जहां से बर्फ एकत्रित होती है और जहां पे जाके बर्फ पिघल जाती है उसे अपक्षरण क्षेत्र कहते हैं। जहां पे ऊपर बर्फ एकत्रित होती है और वो वजन के कारण सब्सिक्वेंट जो लेयर्स हैं हर साल की बर्फबारी के दबाव के कारण वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, उसे नेव या फर्न का निर्माण कहते हैं। जो पर्वतीय हिमनद हैं या वैली ग्लेशियर्स हैं वो कम चौड़े और बहुत लंबे होते हैं और जिन्हें हम संकरे कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्योंकि वो ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, तो जब एक हिमनद बन जाता है तो बहुत सारी आकृतियां बर्फ के ऊपर बनती हैं, उन्हें हम हिम आकृतियां या आइस फीचर्स कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं। आपने सुना होगा हिमदरार या करवासे। करवासे क्या है जी? ये देखिए यहाँ पे ये ग्लेशियर में बड़े बड़े दरार पड़ गए हैं, और ये दरार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वो सॉलिड है और जब कहीं पे ढाल थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बर्फ लचीली तो है नहीं, वो ऐसे मुड़ती है तो दरारें पड़ जाती हैं, और इन दरारों को हिमदरार या करवासे कहते हैं। इन्हें माउंटेनियर्स नाइटमेयर भी कहते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं जब वो पर्वतारोहण करते हैं, बहुत सारे लोग करवासे में गिर भी जाते हैं। अगर ताजा हिमपात हुआ हो तो करवासे ढक जाता है, और अनगैली में या अपनी कोई केयरलेसनेस में या जल्दी में कई बार ऐसे क्षतिग्रस्त होते हैं कि वो करवासे में गिर जाते हैं। ये 20 मीटर से तक चौड़ी हो सकती हैं और 45 मीटर तक गहरी हो सकती हैं, कई 100 मीटर लंबी भी हो सकती हैं। दूसरा है बर्गश्रंड। अब बर्गश्रंड, बर्ग का मतलब होता है पहाड़, श्रुंड का मतलब होता है दरार या क्रैक। पहाड़ में क्रैक नहीं आया। अब जो क्रेवासे है वो बर्फ में क्रैक है,
लेकिन बर्गशरण क्या है, यहां देखिए ये आपकी रॉक है, चट्टान है, पर्वत है, और ये बर्फ है। जहां पे वो दोनों मिलते हैं कई बार, क्योंकि पत्थर धूप में ज्यादा गर्म हो जाता है तो वहां से बर्फ पिघल जाती है और एक बड़ी गहरी सी दरार बन जाती है। दूसरा, जब बर्फ खिसकने लगती है तो वो पहाड़ का वो छोड़ देती है, जब गतिमान होती है वहां से छोड़ के आगे की तरफ चलती है। तो ये जो आपका दरार है या क्रैक है जिसे बर्गशरांड कहा जाता है, ये पर्वत और बर्फ के बीच में बनता है। सो आई होप आपको क्रवासे और बर्गशरांड में अंतर पता लग गया है। क्रवासे बर्फ के अंदर दरार होती है और बर्गशरांड पर्वत और बर्फ के बीच की दरार को कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे बड़े आराम से आपको दिख सकता है, ये चट्टान है और ये ग्लेशियर की मूवमेंट के और पत्थर के गर्म होने के कारण यहाँ पे एक दरार बन गई है, इसे बर्गशरांड कहते हैं। दूसरा है इरोजनल फीचर्स या अपर्दनात्मक स्थल रूप, वो स्थल रूप जो एक हिमनद की अपर्दन से बनते हैं। सर्क, जिसे हिमवर या सर्क कहते हैं, यहां देखिए ये एक कटोरी नुमा या कुर्सी नुमा एक स्थल आकृति होती है। ग्लेशियर आता है, यहाँ पे चलता है ऐसे करके, यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है और फिर वो इस दिशा में चला जाता है। लेकिन जहाँ पे जो आपकी चट्टान है वो थोड़ी नरम होती है, वहां से खोद के ले जाता है और कटोरी नुमा एक डिप्रेशन वहां पे छोड़ जाता है, जिसे हम सर्क या हिमवर कहते हैं। दूसरा है यू आकार की घाटी। अब हमने दरिया में पढ़ा था वी आकार की घाटी, अब वो वी क्यों बनती है आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हिमनद है, स्पेशली जो आपका वैली ग्लेशियर है या पर्वतीय हिमनद है, वो पर्वतों में चलता है और ये ठोस है इसका। तो यहाँ पे जब ग्लेशियर ऐसे होता है और जब वो चलता है तो नीचे से फ्लैट होने के कारण, क्योंकि सॉलिड है वो ठोस है, तो ऐसे सीधा चलता है। जैसे बुलडोजर आपने देखा होगा, या जो खेत में हम करा चलाते हैं, करा के पीछे आपने अगर देखा होगा दोनों साइड पे ऐसे होता है और बीच में से डिप्रेशन हो जाती है और वो फ्लैट होती है। इसी तरह यू आकार की घाटी को ग्लेशियर उत्पन्न करता है या बनाता है। तीसरा है लटकती घाटियां। अब ये देखिए यहाँ पे आपको यू आकार की घाटी दिख रही है, लेकिन ये मेन ग्लेशियर है, प्रमुख हिमनद है, और ये इसके सहायक हिमनद साइडों से आके इसमें जुड़ रहे हैं। वो छोटे हैं, उनका वजन कम है। ये ग्लेशियर बड़ा है, इसका वजन ज्यादा है, तो ये ज्यादा गहरी यू आकार की घाटी खोदता है, और ये जो छोटे हैं ये कम भारी हैं, इनमें कम बर्फ है, तो ये कम गहरी घाटियां खोदते हैं। जब कभी भी किसी कारण ये हिमनद पिघल जाते हैं तो कुछ इस तरह का स्थल रूप दिखाई देता है। ये देखिए ये मेन घाटी है और यहाँ पे ये छोटे ग्लेशियर्स की घाटियां हैं, ये कम गहरी हैं, तो ये ऐसे। और फिर जब ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो यहाँ पे इन घाटियों में दरिया बहने लगते हैं और छोटे छोटे झरने बहने लगते हैं, और यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल बन जाते हैं जो कि बड़ी घाटी में आके गिरते हैं। तो ये ऐसा देखने में लगता है कि वो घाटियां लटक रही हैं, इसीलिए इनको हैंगिंग वैलीज कहते हैं या लटकती घाटियां
कहते हैं। गिरीशरंग या हॉर्न, हमने ये शब्द गिरीशरंग किस उसमें सुना है? अगर आपने कैलाश पर्वत या आदि कैलाश के बारे में सुना है तो उनके जो शिखर हैं उनको गिरीशरंग भी कहते हैं। गिरी का मतलब पहाड़, शरंग का मतलब सींग की तरह का, सींग के आकार का या तीखे आकार का। अंग्रेजी में इसे हम हॉर्न कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक कौरी, इस पहले ये ऐसा पहाड़ था, एक कौरी यहां बन गई, एक कौरी यहां बन गई, एक कौरी इस साइड, एक 4-5 कौरीज बन गई और बीच में ये देखिए, ये तस्वीर में देखिए, एक कौरी यहाँ है, एक कौरी यहाँ है, एक कौरी यहाँ है, एक इस साइड में, और ये जो है ये सींग के आकार का या पिरामिड के आकार का या शरंग के आकार का एक पर्वत का निर्माण हो गया। इसे गिरीशरंग कहते हैं। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न या जैसे मैंने आपको बताया कि कैलाश पर्वत या आदि कैलाश, ये गिरीशरंग के बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तीक्ष्ण कटक या अरेथ, इनको नाइफ एज रिज, तीक्ष्ण कटक, छुरी की धार वाले कटक, रिजेस कहते हैं। कैसा है देखिए, अब एक कौरी ये, एक कौरी ये, इनके बीच का जो है ऐसे लगता है जैसे बहुत तीखी एक कटक का निर्माण हुआ, जो कि जिसके जो ढलाने हैं दोनों साइड में वो बहुत ज्यादा हैं, स्टीप स्लोप हैं, और ऊपर से बहुत पतली है इसकी जो चोटी है। ये देखिए, यहाँ देखिए, तो इसे नाइफ एज रिज, तीक्ष्ण कटक या अरेथ कहते हैं। फिर आ गया पास, आपने नाम सुना होगा, रोहतांग पास, ये पास, वो पास, आपने शिपकिला पास, नुरबुला पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने सबने ये नाम सुने हैं। जोजिला पास, ये होता क्या है, कैसे बनते हैं? अब ये एक, अब ये पहले ऐसे रिज थी यहाँ पे, अब उधर से एक कौरी बनी, इधर से एक कौरी बनी, बीच में उन्होंने जो अरेथ था उसको काट दिया और ये ऐसे बन गया। अब पास होता क्या है, कॉल पास या जिसे हम दर्रा कहते हैं, होता क्या है, ये है एक कटक है, एक रिज है, उसके बीच में एक पॉइंट जो उसके शिखरों से काफी नीचा होता है और जहां से आवाजाही आराम से हो सकती है। और ये बनता कब है, जब दो बैक टू बैक कॉरीज ऐसे आती हैं, फिर ये इसको खा जाती हैं। तो जो ये कटक है ये रह गया। अब ये पहले ऐसे था, एक कौरी इधर बनी, एक कौरी इधर बनी, करते करते उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, और फिर ये ऐसे हो गया। अब इधर से, ठीक है जी, तो ऐसे एक कॉल या पास या दर्रे का निर्माण होता है। अब हमने देखा कि ग्लेशियर ने अपरदन से क्या क्या स्थलाकृतियां बनाई। अब हम देखेंगे कि इसने निक्षेप जनित स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनाई, डेपोजिशनल फीचर्स। अब सबसे जरूरी जो बात है आपको याद रखनी है कि ग्लेशियर निक्षेपण कब करता है, जब वो पिघल जाता है। क्योंकि जब तक वो ठोस है वो ठेल के टूटे फूटी चट्टाने, रेत सब लेके चलता रहता है। लेकिन जहां वो पिघलता है, जहां उसका स्नाउट होता है, जहां उसका एंड होता है, जहां से वो, जिसे हम हिमनद मुख भी कहते हैं, माउथ ऑफ द ग्लेशियर, जैसे गौमुख है, वहां पे वो जो कुछ भी अपरदन करके लेके आया है उसको पिघलने के बाद छोड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जो आपका पानी है वो बर्फ से कम
शक्ति वाला अपर्दक या परिवाहक कारक है। वो परिवहन उतना नहीं कर सकता जितना के ठोस बर्फ कर सकती है। तो अब देखिए आप, सबसे पहला जो डेपोजिशनल फीचर है या निक्षेपण का जो स्थल आकृति है वो है हिमोड, जिन्हें हम मोरेन्स कहते हैं। हिमोड हिमोड एक गतिशील हिमनद द्वारा पीछे छोड़ी गई सामग्री है और ये हिमोड 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अंतिम हिमोड, जहां पे ग्लेशियर खत्म हो गया, जितना भी सामान वो प्रवाहित करके, सामग्री प्रवाहित करके लेके आया है, उसे वो वहीं छोड़ देगा। इसको हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं इंग्लिश में। टर्मिनल का मतलब खत्म, अंतिम। दूसरी होती है पार्श्विक हिमोड। पार्श्विक का मतलब लैटरल, साइडों पे, दोनों तरफ वो जो सामान है जैसे पिघलेगा, वो जो भी सामग्री उठा के लेके आ रहा था वो दोनों साइडों पे जो थी, साइडों से खरोंच के खींच के तोड़ के लेके आया था, वो छोड़ देगा। तीसरा है मध्यस्थ हिमोड या मीडियल मोरेन। मीडियन, मध्यस्थ, सेंटर वाली। यहां देखिए ये वाली, ये कैसे बनेगी? अब यहां से एक शाखा हिमनद आया, यहां से दूसरा शाखा हिमनद आया, ये इसकी लैटरल मोरेन, ये इसकी लैटरल मोरेन है। अब जब वो यहाँ आके मिलेंगे तो दोनों की लैटरल मोरेन्स भी मिल जाएंगी और फिर ये मध्यस्थ हिमोड बन जाएगा सेंटर में। क्योंकि ये सॉलिड है, वो इधर उधर तो कहीं जा नहीं सकती, तो वो बीच में बन जाएंगी। चौथी है जी तलस्थित हिमोड। तलस्थित, अब जब वो ग्लेशियर पिघल जाएगा, कुछ सामग्री ग्लेशियर के ऊपर पड़ी थी, ग्लेशियर के अंदर थी, वो सब यू आकार की घाटी के फर्श पे, तल पे, सब वहीं पे जमा हो जाएगी। इसे हम तलस्थित हिमोड या ग्राउंड मोरेन कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं, हिमनद जो हैं, वो रिट्रीट कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ हट रहे हैं, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो पीछे जाए जा रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ते हैं तो जो हिम रेखा है वो ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी जो अल्टीट्यूड है वो बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले एक जो अंतिम हिमोड था वो यहाँ था, दूसरा यहाँ बन गया, तीसरा जैसे जैसे वो रिट्रीट करता गया पीछे की तरफ, पीछे हटता गया, प्रेजेंट ये है, यहाँ पे वो हिमनद है। तो ये देखिए ये उसकी अंतिम हिमोड है, लेकिन ये हिमोड 3 बनी। इन्हें अवमंदन हिमोड या रिसेशनल मोरेन कहते हैं। रिसेशन या अवमंदन का मतलब है पीछे हटना। अब हम पढ़ते हैं हिमनद अपक्षेपण, आउटवॉश, अपक्षेपण, अपक्षेप। पानी जो है, अब ग्लेशियर पिघल गया है, पानी बाहर की तरफ निकल रहा है और वो कुछ सामग्री को अपने साथ लेके जा रहा है। ये सबसे पहले एक आउटवॉश प्लेन बनाता है, एक हिमनद अपक्षेप बनाता है, एक समतल ढलान बनाता है जिसमें रेत, मिट्टी और छोटे छोटे चट्टानों के कण होते हैं। दूसरा है जी पेटरनोस्टर लेक्स।
पेटरनोस्टर झीलें। अब देखिए, एक ये रिसेशनल मोरेन्स के कारण बनती हैं, एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई। वो रिसेशनल मोरेन्स ग्लेशियर पीछे हटता गया, हिमोड बनते गए और उनके बीच में पिघला हुआ पानी रुक रुक के वो कई सारी झीलें बना देता है, जिनका हल्का हल्का स्तर जो है थोड़ा ऊपर होता है और आसमान से देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई मोती से पड़े हुए हैं। इनको बीडेड लेक्स भी कहते हैं, मोती आकार की। या एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर बनता है उसे कहते हैं फीताकार झील, रिबन लेक। इसको रिबन क्यों कहते हैं? फिंगर लेक भी कहते हैं इसे। इसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई बहुत ज्यादा होती है। ये कैसे बनती है? ये यू आकार की घाटी में बनती है। अगर यू आकार की घाटी बहुत लंबी हो और किसी कारण, हिमोड़ के कारण, वो आगे से बंद हो जाए तो पानी जो है वो पिघले हुए हिमनद का पानी रुक जाता है और पतली लंबी झील बन जाती है। जैसे कि पैंगोंग लेक आपने सुना होगा, 135 किलोमीटर लंबी है, 2 से लेके और 4 किलोमीटर तक चौड़ी है। 1/3 जो है वो 45 किलोमीटर के करीब हिंदुस्तान में है और 90 किलोमीटर के करीब चीन में है। ये था हमारा पर्वतीय हिमनद। आशा करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया, आपकी कई सारी डिफिकल्टीज रिमूव हो गई होंगी और इसके नोट्स का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपका दिन शुभ हो। अगले लेक्चर में